हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे केमिस्ट्री क्लासेस का लेक्चर सीरीज चल रहा है। उसमें मैं अभी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है। ऐसा जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा क्लासेस है वह एनसीईआरटी बेस्ड है। तो उसके अनुसार से केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसका फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, उसको हम लोग डील कर रहे हैं। तो उसी लेक्चर सीरीज में मैं एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी का मैं अपने चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो देखिए, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जहाँ तक डिस्कस हुआ था, जैसे मैंने कंबसन बताया था कि हाइड्रोकार्बन का कंबसन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन, अभी हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंबसन, उसके बाद पढ़ा था ऑक्सीडेशन। किसका? हाइड्रोकार्बन का। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन का जब कंबसन होता है, हाइड्रोकार्बन का जब कंबसन होता है, क्या जब अगर हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कंबसन हो तो क्या बनता है? CO2 बनता है प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। इस टाइप का ये जनरल रिएक्शन किसका है? हाइड्रोकार्बन का। उसी तरह से मैंने ऑक्सीडेशन का भी बताया था कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो किस तरह से केमिकल रिएक्शन करता है। तो ये तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हाइड्रोकार्बन का कंबसन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, और कार्बन का जो कंबसन होता है उसका जनरल जो इक्वेशन है वो यही होता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर वो बर्न करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो CO2 और H2O बनाएगा। CO2 और H2O बनाएगा और हीट प्लस लाइट लिबरेट होगा। तो ये तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन किस तरह से रिएक्ट करता है, कौन कौन सा रिएक्शन कार्बन एंड उसके जो कार्बन और उसके जो कंपाउंड होते हैं कौन कौन से रिएक्शन को शो करता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या? एडिशन रिएक्शन। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एडिशन रिएक्शन। ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो विदाउट स्किप किए आप पूरा लेक्चर देखिए। मैं अच्छे से आप लोगों का सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे बात आती है कि एडिशन रिएक्शन। एडिशन जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ऐड होना यानी जुड़ना, ऐड होना यानी जुड़ना, यानी कोई भी चीज़ प्लस होगा। तो एडिशन रिएक्शन में होता क्या है? देखिए, मैंने आप लोग को बताया था कि हाइड्रोकार्बन होता है वो सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ये आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया। अगर नहीं देखा तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और जब कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो इसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डील कर दिया, फिर भी मैं जस्ट ब्रशअप कर रहा हूँ। तो ये सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। तो देखिए यहाँ पे बात होता क्या है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ये क्या होता है कि रिएक्टिव होता है। ये फिर फर्दर क्या रिएक्ट कर सकता है? कोई भी अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो एडिशन रिएक्शन को शो करता है। तो उसमें देखा गया है कि हाइड्रोकार्बन जो है एडिशन रिएक्शन में कुछ सर्टेन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो रिएक्ट करके नॉर्मल फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। मतलब कि जनरल इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में HC लिख रहा हूँ। ये
कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। तो इसको मैं अगर ये जनरल इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो इस टाइप का कुछ होगा। इसी को आप एग्जांपल देख के भी समझ सकते हैं, मैं अभी एग्जांपल इसका भी दूंगा तब और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, हो रहा है कि अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो रहा है। यानी यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड रहा होगा, इस टाइप का अगर रहा होगा डबल बॉन्ड, तो ये चेंज क्या हो जा रहा है, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, यानी हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता है। तो ये अनसेचूरेटेड से सेचूरेटेड बन जाता है और इसका रिएक्टिविटी भी कम जाता है। पहले जो रिएक्टिविटी था वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके रिएक्टिविटी कम जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अनसेचूरेटेड फैट होता है और सेचूरेटेड फैट होता है, ये आप लोग सभी जानते होंगे कि जैसे कि हम लोग एडिबल ऑयल यानी जो खाने वाला तेल यूज करते हैं, उसको बनाने के लिए, या फिर हम लोग पहले अभी से पहले कुछ समय पहले जो डालडा वगैरह आता था उसमें क्या करते थे कि निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब यूज करके अनसेचूरेटेड फैट से सेचूरेटेड फैट में ही बदलते थे। मतलब अनसेचूरेटेड ऑयल से सेचूरेटेड ऑयल में चेंज करके उसको हम लोग खाने में यूज करते थे। तो उसका इसी रिएक्शन के मैकेनिज़्म के आधार पे वो रिएक्शन होता था। तो मैं अभी उसको बताऊंगा कि वो कैसे होता था। जैसे देखिए, अब मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, जिससे मैं एक जनरल एग्जांपल लूँगा जिससे पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अनसेचूरेटेड और से सेचूरेटेड में चेंज हो रहा है। तो उसके अंदर बेसिकली रिएक्शन किस टाइप का हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हम बोल किसको रहे हैं। देखिए, एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है हाइड्रोजनेशन। इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोजनेशन। देखिए, तो हाइड्रोजनेशन में होगा क्या, कोई भी जो एक अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मान लिया सबसे सिंपल 2 मेंबर का मैंने ले लिया, इसमें कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ रह सकता है। ये बहुत लंबा चेन में एग्जिस्ट करता है। आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जाइए, इस टाइप का ये चेन में रहता है, उसमें ये ग्रुप लगा हुआ रहता है। तो इतना लंबा, इससे आप समझ लीजिएगा तो इसको भी आप आराम से समझ सकते हैं। तो पहले मैं इसी को डील करता हूँ कि इसमें एडिशन हो कैसे रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस का जो है एडिशन करते हैं कैटलिस्ट क्या क्या रहता है, पीटी रहता है और निकल रहता है। अब इसके प्रेजेंस में होता क्या है, ये क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड सी, आर और हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन गैस का क्या हो गया, एडिशन हो गया। और ये हो क्या रहा है, अनसेचूरेटेड है वो सेचूरेटेड में चेंज हो जा रहा है। तो देखिए होता कैसे एक्चुअली में। अब यहाँ पे एक कैटलिस्ट का क्या काम आया, थोड़ा सा मैं कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस कर देता हूँ यहीं पे, ताकि आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। कैटलिस्ट एक ऐसा मतलब क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा मैटर होता है या एलिमेंट होता है जो केमिकल रिएक्शन में विदाउट डायरेक्टली पार्टिसिपेट हुए उस केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है, कई बार घटा भी सकता है, और कई बार सिर्फ पार्टिसिपेट होता है कि वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। कई जगह पे आप 11th में जाइएगा तो वहाँ पे क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन घटा भी देता है। तो मैं उतने डिटेल में कैटलिस्ट के बारे में डिटेल में एक चैप्टर ही पढ़ना है, तो वो तो भी मैं डील नहीं करूँगा, वो आपके कोर्स में नहीं है। बस मैं इतना बताऊंगा कि जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा भी सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन घटा भी सकता है, और कुछ नहीं कर सकता है, फिर भी कैटलिस्ट का रिएक्शन में यूज होता है। तो मतलब कह सकते हैं कि विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के कैटलिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन को इफ़ेक्ट करता है, मतलब प्रभावित करता है। बिना प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त हुए केमिकल रिएक्शन को प्रभावित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं हिंदी में, जिसको उत्प्रेरक बोला जाता है। तो ये कैटलिस्ट का काम होता है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कि कौन कौन कर रहा है, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल कर रहा है, कुछ भी लेते हैं। अब देखिए, अब आप लोग के मन में एक सवाल आना चाहिए कि आखिर निकल के लेने से हो क्या रहा है।
तो एक्चुअली में जो निकेल होगा वो निकेल क्या लेते हैं हम लोग, पाउडर के फॉर्म में यूज करते हैं। तो निकेल बाय द वे अगर एक कंटेनर में से रखा हुआ है पाउडर के फॉर्म में, तो इसमें क्या रहता है ना कि इसमें एक्टिव साइट होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस के बीच में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना है, तो ये जो निकेल है करता क्या है कि इसका जो बॉन्ड है ना वो तोड़ देता है, अपने तरफ इसको अट्रैक्ट करता है। इस तरह से ये फाइनली होगा क्या, H+ और H- में इस तरह से टूट जाता है। और यही क्या करता है कि फिर इसके साथ ये पे जो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे एक प्लस, यही जो दो H+ है ना, एक एक यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक एक यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, फाइनली ये बन जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैटलिस्ट का काम है, इस कैटलिस्ट का कुछ सर्टेन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे निकल क्या करता है कि जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करके मतलब एक ऐसे तरीके का फॉर्मेशन कर लेता है। ये हाइड्रोजन आयन हो गया, हाइड्राइड आयन हो गया। तो मतलब एक एटम, एक मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन का रहता नहीं, n नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहता है जब ये रिएक्शन होता है। तो ये भी n नंबर रहेगा, ये सिंगल को एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा ये भी n नंबर होगा। n नंबर मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल रहता है बनने के बाद। तो उसको मैं बैलेंस अभी नहीं, ये सब बैलेंस में अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस इन जनरल आपको समझा रहा हूँ। तो ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब रिएक्टेंट n नंबर ऑफ क्या कैटलिस्ट से रिएक्ट करेगा तो n नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे आप निकेल के बारे में अच्छा से समझिए। निकेल का जो इस तरह का उसका जो सब बनावट होता है क्या करता है कि हाइड्रोजन गैस को अपने तरफ एब्जॉर्ब करके उसके आपस के बॉन्डिंग को वीक कर देता है। और वही क्या होता है, यही दोनों जब बॉन्ड वीक हो जाता है तो उसके बाद इसके साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। और इसी में क्या हो गया, हाइड्रोजनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। मतलब हाइड्रोजन गैस के एडिशन को हाइड्रोजनेशन बोला जाता है। तो ये तो था हाइड्रोजन, क्या था, एडिशन रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एडिशन रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप लोग को इसमें कोई परेशानी होगा तो वीडियो को रिप्ले करके देखिए, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, एडिशन रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हिंदी में इसको बोलते हैं। देखिए मैंने एक टर्म बोला था कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो रिएक्टिव होता है, लेकिन जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो रिएक्टिव नहीं होता है, उतना रिएक्टिव नहीं होता जितना अनसेचुरेटेड होता है। तो जैसे देखिए अब अगर बात मीथेन का किया जाए, ठीक है, मीथेन है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। तो ये क्या होता है, केमिकली लेस रिएक्टिव। केमिकली लेस रिएक्टिव होने के कारण इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं हो के क्या होगा, एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जो मैंने अभी सब टाइटल में लिखा है। तो देखिए आप एक पॉइंट अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो केमिकली उतना रिएक्टिव नहीं होने के कारण सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, ना कि एडिशन रिएक्शन करता है। तो चलिए अब मैं एक एडिशन रिएक्शन इसका दिखाता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में अच्छे से समझ सके। देखिए सब्स्टिट्यूशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। हिंदी में मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर दे रहा है, प्रतिस्थापित कर दे रहा है। रिएक्टिविटी सीरीज भी मैंने बहुत पहले के लेक्चर में बताया है, तो उसको भी आप देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके समझाता हूँ जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आगे भी उसी तरह से आप एग्जांपल समझ सकते हैं। मीथेन जब क्लोरीन गैस के साथ HNU यानी इसको सनलाइट भी बोला जाता है, सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CH3 +
CH3Cl और क्या बना देगा H2 गैस, ये लिबरेट होगा, HCl बना देगा। ये क्लोरीन के साथ एक एटम और जुड़ जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। तो ये देखिएगा, ये इसका जनरल रिएक्शन है, कोई भी रिएक्ट करेगा तो इसी तरह से आप उसका लिख सकते हैं। अब जैसे CH3 इसका अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तो इसी तरह से आप रिएक्शन लिख के देखिए, उसमें भी यही रिएक्शन होगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस हो जाएगा और क्या लग जाएगा CH2Cl प्लस HCl बन जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 4 वैलेंसी हो रहा है, 1 2 3 एंड 2 4। तो ये बना देगा, ये किसके सनलाइट के प्रेजेंस में। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं इसका मैकेनिज़्म बताता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पे कैसे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, उसके बारे में मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है कि देखिए मैंने बहुत बार मीथेन का स्ट्रक्चर आप लोग को बताया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये पता होगा। तो देखिए करता क्या है, क्लोरीन करता क्या है कि ये होमोलिटिक इसका बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाता है। तो उसके बाद ये करता क्या है कि जो क्लोरीन है वो एक Cl प्लस में टूट जाता है, एक Cl माइनस में, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। उसके बाद इसके साथ रिएक्ट करके एक जो है हाइड्रोजन यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा और यहाँ पे क्या कर देगा H माइनस के रूप में यहाँ पे निकलेगा और ये क्या बना देगा एक H। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही साथ 2 रिएक्शन होता है, मैं एक ही साथ दोनों कराता हूँ। यहाँ पे क्या करेगा, ये दोनों अटैक करेगा, दोनों का अटैक होगा मतलब रिएक्ट करेगा। तो एक क्लोरीन है इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा HCl बन जाएगा। ये तो बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट क्या है CH3Cl, ये अपना मेन प्रोडक्ट है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इस तरह से सनलाइट के प्रेजेंस में इस तरह से ब्रेकेज होता है। उसके बाद क्या करता है, रिएक्शन करके CH3Cl बना देता है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है किससे, क्लोरीन से। देखिए इसका मैकेनिज़्म भी बहुत डिटेल में होता है लेकिन उसमें हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपको 11th में पढ़ना है। प्रॉपर होमोलिसिस हेट्रोलिसिस ऑफ ब्रेकेज होता है, उसको समझना पड़ता है। लेकिन अभी आपको जो सिलेबस में जिस तरह से दिया है मैं उसको थोड़ा सा और ओपन करके बता रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो बुक में तो ये भी नहीं दिया कि कैसे हो रहा है, बस दे दिया है, तो मैं उसको थोड़ा सा ओपन करके बता रहा हूँ कि ये हो कैसे रहा है। अगर बात मैकेनिज़्म की जाए तो इसका थोड़ा और डिटेल मैकेनिज़्म होता है लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, वो 11th में पढ़ना है। तो 11th क्लास का जो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ उसमें अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। हालांकि आप तो 10th के स्टूडेंट होंगे तो अभी इसी को पढ़िए, उसके बाद जब आप 10th पास हो जाइए तो उसको पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का कुछ रिएक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है CH3Cl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है HCl। तो ये कौन सा रिएक्शन था, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। इसमें क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक देखा हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन, एक देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए कुछ हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कुछ कॉमन हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन जिसका टॉपिक होगा इम्पॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे C2H5OH, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं CH3CH2OH भी लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड हो गया, उसके बाद OH, इसका ये स्केलेटन स्ट्रक्चर हो गया, इसको भी आप लिख सकते हैं। इस फॉर्म में भी कई जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, इस फॉर्म में भी ये है क्या, इथाइल अल्कोहल।
एथ का मतलब क्या होता है 2 कार्बन। मेथ का मतलब क्या होता है, मेथ मतलब 1 कार्बन। एथ मतलब 2 कार्बन। प्रोप मतलब एथ मेथ प्रोप 3 कार्बन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन। पेंट मतलब 5 कार्बन। हेक्स मतलब 6 कार्बन। हेप्ट मतलब 7 कार्बन। ऑक्ट मतलब 8 कार्बन। इसी तरह से नोनेन, उसी तरह से डेक्केन मतलब 9 कार्बन और 10 कार्बन। तो इस तरह से इसको भी आप याद कर लीजिए जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 1 से लेकर 9 तक होता है। जब मेथ रहेगा तो 1 कार्बन। एथ है, इसी नाम पे एथाइल अल्कोहल 2 कार्बन है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेमिंग में। तो ये देखिए सबसे पहला जो अल्कोहल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, एथाइल अल्कोहल। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एथानॉल भी बोलते हैं। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, एथानॉल। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं एथानॉल। देखिए अब इसका मैं 3-4 यूज बताता हूँ कि आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट है क्यों, जिसके बारे में हम लोग को जानना ज़रूरी है। सबसे पहला बात, ये जो इसका यूज होता है नॉर्मल सिरप में होता है। जब कफ सिरप आप पीते हैं उसमें भी एथाइल अल्कोहल रहता है। फिर एक होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इसमें क्या होता है C2H5OH प्लस आयोडीन। इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए। इसका यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट में। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल वगैरह में आप लोग खेल रहे होंगे, स्पोर्ट्स का पीरियड होगा, कहीं पे हाथ आपका छिल गया या कहीं चोट लग गया, जैसे ब्लीडिंग होने लगा, तो क्लास टीचर कुछ बोतल में लेके आती हैं और कॉटन से उस पर लगाती है, वही टिंक्चर ऑफ आयोडीन रहता है। उस पर आपको बात काफ़ी ठंडा ठंडा फील होता होगा। तो डिसइंफेक्टेंट का मतलब एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी का होता है, वो रहता क्या था, तो उसको आज आप जान लीजिए वो क्या होता है। वो इथाइल अल्कोहल और आयोडीन का मिक्सचर रहता है, जिसमें से एथाइल अल्कोहल ज़्यादा रहता है और आयोडीन रहता है भैया 10%। तो दोनों मिला के क्या बनाया जाता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, देन यू शुड राइट इट इज़ द मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस आयोडीन is called tincture of iodine and it is used as normal disinfectant in our normal wound। मतलब अगर घाव वगैरह छिल गया हो या कहीं पे छिल गया हो तो उसमें नॉर्मल यूज किया जाता है। इसको बोला जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो एक हम लोग इसका क्या करते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन में। दूसरा यूज क्या होता है इसका, शुगर सिरप बनाने में। जैसे शुगर सिरप बोलने का मतलब है वो हलवाई वाला शुगर सिरप नहीं, वो जो आप लोग केमिस्ट के शॉप से लाते हैं वो वाला सिरप होता है, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, उसमें यूज किया जाता है। फिर कुछ टॉनिक वगैरह होता है जिससे हम लोगों को वीगर यानी ताकत मिलता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो इसका बहुत सारा ये सब यूज है। अभी तो इसका यूज एज ए फ्यूल भी किया जाता है, जिसको ब्लेंडेड पेट्रोल भी बोला जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि 95% हाइड्रोकार्बन रहता है, 5% अल्कोहल मिलाया जाता है, तो उसको बोला जाता है ब्लेंडेड हाइड्रोकार्बन। तो उसमें ब्लेंडिंग किया जाता है। तो ये तो था आपका अल्कोहल में का मतलब बेसिक क्या यूज होता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन मैंने बताया, कप सिरप में बताया, टॉनिक में बताया। उसके बाद देखिए अब इसका रिएक्शन देखते हैं, कुछ रिएक्शन देखते हैं अल्कोहल का। देखिए सबसे पहले इसका देखते हैं रिएक्शन सोडियम के साथ, यानी Na। सोडियम का सिंबल Na होता है। देखिए जो C2H5OH है ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, इसका H है वो N के साथ निकल जाएगा, बन जाएगा C2H5ONa। इसको बोला जाता है, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ चला गया तो हाइड्रोजन गैस में बन गया, ये बन गया सोडियम इथोक्साइड। इसको बोला जाता है सोडियम इथोक्साइड और H2 गैस लिबरेट हो गया, जिसको एरो से शो करते हैं। तो पहला ये रिएक्शन हो गया कि एथाइल अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, रिलीज होता है। दूसरा इसका केमिकल रिएक्शन होता है कि जब देखिए एक तो रिएक्शन ये हो गया, दूसरा इसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है।
तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में डिहाइड्रेशन होता क्या है। नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि कई बार नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि डिहाइड्रेट फील कर रहा हूँ, मतलब हमारे शरीर में पानी का कमी हो गया, उसी को बोला जाता है डिहाइड्रेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है निर्जलीकरण। क्या बोला जाता है बच्चों हिंदी में? निर्जलीकरण। तो हम लोग देखेंगे कि जो अल्कोहल का निर्जलीकरण जब किया जाता है, डिहाइड्रेशन, तो क्या बनता है? डिहाइड्रेशन ऑफ C2H5OH. We are going to study about dehydration of ethyl alcohol. एथाइल अल्कोहल का निर्जलीकरण हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए अब इसके बारे में मैं बताता हूँ कि ये होता कैसे। देखिए C2H5OH जब किसके साथ रिएक्ट करेगा? हॉट एंड कॉन्क। अब ये आ रहा होगा हॉट एंड कॉन्क क्या है? कॉन्क कॉन्सेंट्रेटेड के को शॉर्ट में कॉन्क लिखा जाता है। जिस कंसंट्रेशन के बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया है कि कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसको फिजिकली कैसे इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस के सारे वीडियो देखिए, ताकि इस वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैंने पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। H2SO4 क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। जब एथाइल अल्कोहल हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? इथीन बना देता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप बताइएगा एथीन क्या हो गया है? ये सेचूरेटेड है कि अनसेचूरेटेड है? बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा? H2O, ETHEN, इथीन बन गया। जो घर में आप पोलोथीन यूज करते हैं वो इथीन का पोलीमराइजेशन से ही बनता है। पोलीमराइजेशन आप पूछिएगा क्या होता है, तो मैं एक लेक्चर लाने वाला हूँ, उसमें जो वल्केनाइजेशन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शन है जो आप एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, उसको मैं बताऊंगा क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे हो या रहा है, देखिए ये ही पानी निकल गया, इसी को बोला जाता है डिहाइड्रेशन। इसमें क्या हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने बहुत पहले स्ट्रक्चर बताया था, फिर बताता हूँ। देखिए जब तक आप थोड़ा सा उसको ओपन करके नहीं पढ़िएगा, सिर्फ रिएक्शन रट के कुछ ना होने वाला है, उससे कुछ नहीं होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो एक्चुअली में रिएक्शन हो कैसे रहा है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ। देखिए मैंने प्रीवियस के क्लास में आप लोग को बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का होता है। कितना है ऑक्सीजन? 4 है, तो 4 ऑक्सीजन लिख लीजिए। क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। पूछिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। तो आप मेरे केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर में चले जाइए, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये OH है यहाँ पे, देखिए चलिए मैं यहीं पे फिर से लिख देता हूँ। C2H5OH है, इसका C2H5OH और इसका क्या H, ये हो गया। और ये क्या करेगा? हॉट है, तो हॉट मतलब गर्म, तो पानी क्या होगा? पानी वेपर के रूप में चेंज हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? इसके साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? एथीन बन जाएगा। सारा पानी निकाल देगा और ये बन जाएगा H2O। तो ये जो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है H2O, और ये फर्दर इससे रिएक्ट करके, मतलब जैसे मैंने क्या बताया था, ये सारा N नंबर रहता है, सिंगल मॉलिक्यूल कहीं भी रिएक्ट नहीं करता है। जैसे आपका घर बना हुआ है तो सिंगल ईटा से तो बना हुआ है नहीं, बहुत सारा ईटा से मिलकर घर बनता है, उसी तरह से सिंगल ये रिएक्ट नहीं करता है। ये समझाने के लिए बताया जाता है जिससे रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर है वो एक मॉलिक्यूल लिख के इसे वो कर देते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। वो N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट भी बनता है। तो देखिए यहाँ पे C2H5OH क्या हुआ, इसके साथ 1H ले लिया, H2O में निकल गया, और ये क्या बना? इथीन। अब देखिए अब इथीन के बारे में थोड़ा सा मैं और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखिए जो इथीन है, इसका ये पॉलीथीन का मोनोमर है, इसको हम लोग इस टाइप से दिखाने का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब हॉट कॉपर ट्यूब से गुजारा जाता है तो ये क्या बन जाता है? पॉलीथीन बन जाता है। N नंबर यहाँ आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड इस टाइप का बन जाता है। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, इसका ये हटा दीजिए फिर, नहीं तो फिर इसका कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, इसको बोला जाता है, ये मोनोमर है, इससे पॉलीमराइजेशन होकर क्या बनता है,
इथीन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, पॉलीथीन। जब मैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बताऊंगा तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दिया कि इसके बारे में और डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, अब आप लोग को एकदम रिमेम्बर करके रखना है कि जो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, इथीन बनता है प्लस H2O निकलता है। तो ये तो था अल्कोहल का कॉमन रिएक्शन, इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। मैंने थोड़ा सा इसका ओपन करके बताया जो आपके बुक में नहीं है, जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। एक बार में अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिप्ले कीजिए, फिर से देखिए। पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार में समझ में आ जाए, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। करत करत अभ्यास होत जड़मति सुजान, आप लोगों ने सब ने सुना होगा। अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से कोई भी चीज़ आसान हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का क्या है, इसके बाद देखिए, आप जो ये कार्बन एंड इस कंपाउंड जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे उसका थोड़ा सा और पोर्शन बच गया है। इसमें एसिटिक एसिड का रिएक्शन पढ़ना बाकी रह गया है और सोप एंड डिटर्जेंट बाकी रह गया है। बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है और एक शायद नेमिंग भी बचा हुआ है। तो ये अभी थोड़ा सा और टॉपिक बचा है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एसिडिक एसिड का रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कैसा उसका प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या उसका डोमेस्टिक यूज है, क्या क्या उसका कॉमर्शियल यूज है, सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिटर्जेंट और सोप के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि हम लोग हार्ड वाटर में डिटर्जेंट क्यों यूज करते हैं और सॉफ्ट वाटर में सोप क्यों यूज करते हैं, उसका मैकेनिज़्म क्या होता है। अगर हम लोगों ने हार्ड वाटर में सोप यूज कर दिया तब क्या होगा, तो सारा चीज़ बताएंगे। मैं भी एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ उस लेक्चर में बताऊंगा कि आपका कपड़ा जो है वो पानी से क्यों नहीं साफ़ हो जाता है, डिटर्जेंट से क्यों साफ़ होता है, डिटर्जेंट बिना लगाए कपड़ा मतलब क्यों साफ़ नहीं होता। ये सारी चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा और काफ़ी फिजिकली को रिलेट करके बताऊंगा। तो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर ये सब जो मैंने अभी टॉपिक बताया वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। उसके साथ ही हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो इसको दूसरे तक शेयर भी कीजिए। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।